Hello everyone, my name is Pankaj Kumar. So I am going to prepare a playlist that will be dedicated to molecular biology. So the core topic of molecular biology is replication, transcription and translation. तो मैं जो ये प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, इन तीनों को मैं बहुत ही अच्छे डिटेल में इस प्लेलिस्ट में बताऊंगा, और जो कि आपको, जैसे किसी भी एग्ज़ाम्स को आप टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नेट को टारगेट कर रहे हो या आप गेट को टारगेट कर रहे हो, या फिर कोई भी, अगर आप डीबीटी हो गया, कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स, है ना। तो कोई भी एग्ज़ाम्स को आप टारगेट कर रहे हो तो आपको उसमें ये हेल्प होगा, राइट। तो इसमें मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हेल्प करूँगा, और दूसरा आपको इसमें जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, आई विल सजेस्ट कि आप एमसीक्यू की कोई बुक उठाओ, उससे आप कोई सी भी आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसका, इस लेक्चर्स को देख के। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का जो ये टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स को, एंड इसके जो भी बेसिक्स हैं उसे समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि रेप्लिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई डज सेल रिक्वायर्ड रेप्लिकेशन। तो द सिंपल आंसर इज टू कंजर्व द जीनोम, राइट। यानी कि अगर सेल्स में जीनोम्स पहले जितने थे वो सेल्स रेप्लिकेट होंगे, तो रेप्लिकेट होने के बाद भी उतने ही जीनोम उसमें रहेंगे, राइट, टू कंजर्व द जीनोम। नाउ, जैसे आपको पता है कि वॉटसन एंड क्रिक, है ना, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, राइट। साथ में उन्होंने उन्होंने ये भी हाइपोथेसाइज किया था कि ये डीएनए जो है ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, राइट। यहाँ जो टर्म है सेमी कंजर्वेटिवली, इसका मतलब क्या है। हाँ, इसके अलावे भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे टर्म का यूज़ किया। फॉर एग्जांपल एक टर्म था डिस्पर्सिव, एक टर्म था कंजर्वेटिव, और एक टर्म था सेमी कंजर्वेटिव, जो कि वॉटसन ने एंड क्रीक ने हाइपोथेसाइज किया था। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया कि डीएनए माइट रेप्लिकेट एज अ डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्सिव, फिर देखते हैं कंजर्वेटिव, और फिर हम देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ये तीनों टर्म का डिफरेंस क्या है। ओके, सो हियर सेमी कंजर्वेटिव। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस टर्मिनोलॉजी। तो अगर मैं डीएनए मॉलिक्यूल्स बताऊं, ओके, ये रहा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये रहा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये रहा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल जो कि डबल स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ पे ये दोनों का स्ट्रैंड के, सॉरी, ये दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बट ये डीएनए मॉलिक्यूल आप एज्यूम करिए कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये डबल हेलिक्स है। ओके, तो ये जब डिस्पर्सिव का केस होगा तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो जाएगा, कि इसके फ्रेगमेंट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। ओके, इसके फ्रेगमेंट ब्रेक हो जाएंगे, उसके बाद जो है एक नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सिव। ओके, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से कितना डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो कि एक पहले ये फ्रेगमेंटेड हो गए, उसके बाद से नए डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गए। ओके, वेयर एज इन कंजर्वेटिव एप्लीकेशन में क्या होगा, ये पूरा कंप्लीटली कंजर्व रहेगा। ओके, और जो नया बनेगा वो
बिल्कुल नया, दोनों डीएनए स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल नए बनेंगे, और ये जो ओरिजिनल डीएनए स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो कंजर्व हो जाएंगे। तो इस केस की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव, इस केस की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव, इस केस की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव, और इस केस की कंडीशन जो कि सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव में एक डीएनए मॉलिक्यूल्स, आई एम सॉरी, एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कंजर्व रहेगा, और एक डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो न्यूली सिंथेसाइज रहेंगे। ओके, here in this case, तो this condition is known as a semi conservative। okay, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव। आप इसको आई होप विजुअलाइज कर लोगे जब इस तरह के वर्ड को देखोगे। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है ना। नाउ ये डीएनए अगर सेमी कंजर्वेटिव है, क्या कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जैसे ये प्रूफ हुआ हो कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है? तो हाँ, सो देयर इज एन साइंटिस्ट जिनका नाम था मेसलसन और एक था स्टेल। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें से प्रूफ हो गया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो भाई क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया है ना उसे ग्रो किया था एक मीडियम में, जो मीडियम बेसिकली अमोनियम क्लोराइड है ना। अमोनियम क्लोराइड के दो फॉर्म हो सकते हैं है ना, एक इसको बोलते हैं लाइट फॉर्म, यहाँ पर रखना, लाइट फॉर्म, और एंड हैवी फॉर्म किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ये हम जो नाइट्रोजन का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसमें उसी के टर्म्स में हम इसको लाइट फॉर्म बोल रहे हैं, और एक होता है हैवी फॉर्म जिसमें यह है हैवी फॉर्म। तो ये इस कंडीशन को बोलते हैं हैवी फॉर्म बेस्ड ऑन द आइसोटॉप्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है जिस बेसिस पे उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। नाउ अभी क्या हुआ, इस ई कोलाई को सबसे पहले जो ग्रो किया गया इस अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किया गया, हैवी हैवी फॉर्म वाले अमोनियम क्लोराइड में ग्रो किया गया। तो इस हैवी फॉर्म वाले अमोनियम क्लोराइड में ग्रो करने के बाद है ना, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे हैवी फॉर्म लिखूँगा तो आई होप समझ जाओगे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको फिर सेंट्रीफ्यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूज किससे किया गया, इक्विलिब्रियम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। और फिर इसके डीएनए को आइसोलेट करके एक ट्यूब में देखा गया, इसको सॉरी मैं अगर ट्यूब बनाऊं तो दिस इज द ट्यूब जहाँ पे हमारा दिस कंटेंट, यहाँ पे क्या होगा, हैवी फॉर्म, हैवी फॉर्म वाले डीएनए रहेंगे, राइट। क्यों हैवी फॉर्म वाले डीएनए रहेंगे, क्योंकि जो हमने रेप्लिकेट किया ये हैवी फॉर्म वाले डीएनए जो नाइट्रोजन है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर चले गए, राइट, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड रहते हैं है ना, कुछ जो नाइट्रोजनस बेस रहता है तो वो उसका सिंथेसिस उसमें नाइट्रोजन का यूज़ होता है। तो वो नाइट्रोजन जो है वो फाइनली डीएनए मॉलिक्यूल्स में चले गए, और उसको जब आइसोलेट करके मेज़र किया गया तो जो हैवी नाइट्रोजन थे यहाँ पे देखा गया है ना ज़्यादातर। नाउ अभी क्या किया गया, इस ई कोलाई मॉलिक्यूल्स को इस कंडीशन में ग्रो करने के बाद फिर इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया लाइट वाले कंडीशन में, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ट्रांसफर्ड टू अ लाइट फॉर्म। लाइट फॉर्म मीन्स कि एक मीडिया होगा, मीडिया प्लस लाइट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। इसको ट्रांसफ़र किया गया, और फिर इसके फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन के इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स के कंडीशन को देखा गया, राइट। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स का कंडीशन मींस कि इसमें हैवी नाइट्रोजन एंड लाइट नाइट्रोजन का क्या केस हुआ, राइट। क्योंकि सबसे पहले इनको कहाँ पे ग्रो किया गया, आप
आई होप आप थोड़ा ध्यान दें और इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने का कोशिश करें। सबसे पहले जो है हैवी फॉर्म के नाइट्रोजन में ग्रो किया गया, है ना? फिर उसको ट्रांसफ़र किस में किया गया, लाइट फॉर्म के कंडीशन में, और फिर उसके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में सेंट्रीफ्यूज करके देखा गया कि उसके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का केस कैसा है, राइट? तो आइए हम लोग देखते हैं कि करके कि क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता होगा इस तरीके के कंडीशन में। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि मैंने आपको बताया कि 15, अगर 15 क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स पहले किस में ग्रो किए गए, मैं इसको डालता नहीं हूँ, इट्स विल बी टाइम टेकिंग। तो यहाँ पे ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है हैवी फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में ग्रो किए गए, तो दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल्स थे ये 15 इट मीन्स कि हैवी मॉलिक्यूल से लेबल्ड हो गए, राइट? बट इसको जैसे ही ट्रांसफ़र किया गया, किस में ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफर्ड इनटू लाइट नाइट्रोजन, है ना? लाइट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में जब ट्रांसफ़र किया गया और जब इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, ये 15, दिस विल बिकम अ 15, राइट? और ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, this will become a 14 and this will become a 14। तो ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे तो वो लाइट फॉर्म ऑफ अमोनिया जो प्रेजेंट होंगे उसी से इसमें इनकॉर्पोरेट होंगे, राइट? ओके, नाउ ये दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, है ना? फर्स्ट जनरेशन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड जनरेशन, इसका अगर सेकेंड जनरेशन देखेंगे तो क्या होगा, आप ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स फिर ये भी रेप्लिकेट होंगे एंड ये भी रेप्लिकेट होंगे, राइट? तो अगर मैं इसको रेप्लिकेट करूं, ये 15 नाइट्रोजन जो थे ये होंगे रेप्लिकेट, तो इसके नए, और ये ग्रो कर रहे हैं किस में, लाइट नाइट्रोजन के कंडीशन में, राइट? फिर जो ये 14 था, ये यहाँ पे 14, राइट? फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 14, फिर और एक जो डीएनए मॉलिक्यूल्स था यहाँ पे, दिस बिकम्स 14, ओके? नाउ ये कंडीशन क्यों एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट मॉलिक्यूल्स थे ये खुद भी डिवाइड हुआ नेक्स्ट जनरेशन में। अगर मैं सेकेंड जनरेशन लूँ तो फिर ये अपना एक, ये एक अलग इसका डिवीजन शो किया और ये इसका अलग, राइट? नाउ अभी इस चीज़ को अगर हम इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम में देखें और मैं आपको बोलूं कि क्या आप इसे देखो, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करो, एक्सपेरिमेंटली आप इसे जब देखोगे, इसका जब ग्रेडियंट बनाओगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन करोगे, तो इसमें आपको जो है कैसे कंडीशन दिखेंगे, इस कंडीशन में है। अगर मैं इस कंडीशन का बात करूं तो इस कंडीशन में अगर मैं तीनों को यहाँ पे एक साथ ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये रहा 2, ये 3, ये तीनों ट्यूब अगर मैंने ड्रॉ किए, यानी कि इस केस ए में ले लेता हूँ, अगर ए केस में, यानी कि जब सिर्फ 15 नाइट्रोजन लेबल्ड थे तो ये कुछ अभी होगा, राइट? तो ये थोड़ा यहाँ पे नीचे दिखेगा, दिस इज 15 लेबल्ड नाइट्रोजन, राइट? इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो है डिवाइड होगा, ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल्स दो, अगर क्योंकि हम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो कुछ बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लूँ कि कुछ बैक्टीरिया जो है डिवाइड कम्प्लीटली हो गए, सारे बैक्टीरिया, राइट? सारे बैक्टीरिया डिवाइड हो गए तो सारे के डीएनए रेप्लिकेट होंगे, राइट? तो यहाँ पे जो कंडीशन मिलेगा वो इंटरमीडिएट कंडीशन मिलेगा। इंटरमीडिएट कंडीशन मीन्स कि यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन दिख रहा है, इनके 15 एंड 14 दोनों लेबल्ड रहेंगे इस डीएनए मॉलिक्यूल्स में, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में। अगर मैं इसको केस बी लूँ, है ना, फर्स्ट जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में केस बी में ऐसा दिखेंगे। नाउ केस सी में ये वाला केस लूँ तो इसके कंडीशन में आपको कैसे दिखेगा ये, अगर मैं इसको ये ड्रॉ किया हुआ हूँ तो ये वाले कंडीशन में आपको ये डीएनए मॉलिक्यूल्स भी दिखेंगे, राइट? ये दिस इज द इंटरमीडिएट डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट 15/14, ये भी डीएनए मॉलिक्यूल, लेकिन इसके अलावा एक और डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे हमें लाइट वाले, राइट? क्योंकि ये देखो ये 14 एंड 14 लेबल्ड है, सो दिस इज अ 14 लेबल्ड, ठीक? तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि
जो डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिवली जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, राइट। So this is the experiment that is a basic concepts which proved that DNA is a semi-conservative replicated. Okay, so ये किसने प्रूव किया था? ये मेसल्सन एंड स्टाइल। अगर यही कंडीशन, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करके अगर बता सको कि अगर ये कंडीशन कंजर्वेटिव होता तो किस तरीके के ट्यूब में किस तरीके के केसेस आते हैं, क्या आप खुद से सोच सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। Okay, so this is the experiment that proved that DNA is a replicated semi-conservatively. Now coming back to our next topic, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कुछ जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, डीएनए मॉलिक्यूल्स में कुछ सीक्वेंस होता है ना। तो जो सीक्वेंस होता है वो पर्टिकुलरली जो है वो रोल प्ले करता है फॉर स्टार्ट ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ओके, वो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इस डीएनए मॉलिक्यूल्स के रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, राइट। कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस होता है। तो डीएनए सीक्वेंस जो होता है जो इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टार्ट करने में हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन को, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। याद रखिएगा, है ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये एक तो सेल्फ डिस्क्रिबेबल है, जो कि डिसाइड करता है, वो सीक्वेंस होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ से जो है हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओके, नाउ फिर ये डीएनए रेप्लिकेशन जो सीक्वेंस है वो कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के जो सीक्वेंस होते हैं, नाउ बिफोर दैट अगर हम ये सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो सेल मशीनरी ऑफ प्रोकैरियोट्स और सेल मशीनरी ऑफ यूकैरियोट्स ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि डीएनए रेप्लिकेशन का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसके जो सीक्वेंस होंगे दैट इज प्रोकैरियोट्स के, वो बहुत ही डिफरेंट होंगे फ्रॉम यूकैरियोट्स, है कि नहीं। क्योंकि यूकैरियोट्स का जो मशीनरी है, सेल मशीनरी, वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स को लूँ तो यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ओराइसी, ओके, जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एआरएस, दैट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, है ना। इसको ये नाम से बोलते हैं यूकैरियोट्स में। और इस केस में जो है ओराइसी। नाउ अभी भी क्योंकि यूकैरियोट्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, राइट, प्रोकैरियोट्स में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो बुक हम लोग पढ़ते हैं उस पे जो हम लोग जो भी स्टडी है वो मोस्ट ऑफ द स्टडी जो है वो ई कोलाई के टर्म्स में है। तो जब भी हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखना कि ई कोलाई के टर्म्स में पढ़ेंगे, वेयर जब हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना। क्योंकि यूकैरियोट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो बट जो बुक और जिसमें सबसे ज़्यादा स्टडी हुआ है तो वो फील्ड जो है वो है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, और जो इन प्रोकैरियोट्स में जो सबसे ज़्यादा स्टडी हुआ है वो है इकोलाई। तो इसी के टर्म्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, ये ओराइसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ ये ओराइसी क्या होता है, राइट। तो मैंने बताया आपको कि एक सीक्वेंस होता है, प्रेजेंट होता है, राइट। ये सीक्वेंस से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और फिर ये एंड होता है, राइट। लेकिन ये रेप्लिकेशन जो है ना, ये रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल? सो यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल का रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि ये रहा डीएनए, ये रहा सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस, यहाँ पे जो भी प्रोटीन आएंगे
वो रेप्लिकेशन हो सकता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करे, ओके, एक ही डायरेक्शन में करे, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कभी कभी रेप्लिकेशन जो है दोनों डायरेक्शन में भी हो सकती है, राइट। तो हम लोग इसको बोल देते हैं बाई डायरेक्शनल, ओके। तो जो क्रोमोसोमल डीएनए है बेसिकली वो बाई डायरेक्शनल फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन करता है, और मोस्ट ऑफ द रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बहुत कुछ कुछ केसेस में जो है वो यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन भी होता है ना। कुछ प्लाज्मिड में हो गए, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो उस केस में जो है वो यूनिडायरेक्शनल के कंडीशन पाए जाते हैं। कुछ एक प्लाज्मिड में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड जो है वो बाई डायरेक्शनल फॉर्म से ही उसका रेप्लिकेशन होता है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पे भी यूनिडायरेक्शनल लिखा हो और बाई डायरेक्शनल लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, ओके। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि जो सीक्वेंस हैं वो कौन कौन से होते हैं इन केस ऑफ इकोलाई प्रोकैरियोट्स, ओके। तो जब आप इसको इस सबसे पहले तो ये आपको पता है कि ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है, राइट। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है और आई सी होता होगा, राइट। और वहाँ से फिर ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन स्टार्ट होता होगा, करेक्ट। आई होप इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अभी इसमें से क्या होता है कि इस सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ से जो ओरिजिन रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो वो कौन से सीक्वेंसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए। तो उसके बारे में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस को। यहाँ पे बेसिकली दो तरह के सीक्वेंस होते हैं। एक होता है 9 मर सीक्वेंस, एक होता है 13 मर सीक्वेंस। ये 9 मर सीक्वेंस जो है ना ये 5 होता है, और 13 मर सीक्वेंस जो है ये 3 होते हैं, ओके। और 9 मर जो सीक्वेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डी ओ आर। सो व्हाट डू मीन बाय डी ओ आर? इज नोन एज डीएनए ए ओलिगोमराइजेशन कॉम्प्लेक्स। और एक जो है इसको बोलते हैं हम लोग डी यू ई। व्हाट डू मीन बाय डी यू ई? इट्स डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट्स, ओके। नाउ अगर मैं इसको ड्रॉ करूं डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पे, जस्ट दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस, इसको मान लो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस कंटेन 9 मर सीक्वेंस, 5 9 मर सीक्वेंस। So 5, this is considered 9 mer sequence, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो ये हो गया हमारा 5 9 मर सीक्वेंस। तो 9 मर सीक्वेंस क्या है? बार बार मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 9 मर सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस डीएनए है ना, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, और वो 9 बेस पेयर के हैं। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट एज अ वर्ड इन 9 मर सीक्वेंस। यहाँ पे जो है 13 मर सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो सारे हैं ये 9 मर्स के हैं, 9 रिपीटेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पे जो है 13 बेस पेयर के हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई 13 मर सीक्वेंस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड एबल टू विजुअलाइज इट क्लियरली, ओके। नाउ इसको हमने क्या बोला था? डी ओ आर। इसको हमने बोला था डी यू ई। नाउ इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको नाम से दिख रहा होगा डीएनए ओलिगोमराइजेशन, जो मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो है बेसिकली डीएनए जो एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है वो बाइंड करता है, और वो बाइंड करता है जिसकी वजह से आपको नाम दिख रहा है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो सिंगल स्टैंडर्ड है डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है,
हम इसको और डिटेल में देखेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउ इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऐड होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स ऐड होते हैं, और यहाँ पे जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट में, यहाँ से जो है हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो एटी बॉन्ड ब्रेक होता है। सो एटी रिच रीजन जो है बेसिकली प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और दिस एटी रिच रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। Now the question is कि why 80 rich region is usually broken during the initiation of DNA replication? क्योंकि अगर आपको थोड़ा अगर बेसिक पता हो तो GC बॉन्ड में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, राइट, और 80 बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो इसको तोड़ना, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इसको तोड़ने के लिए बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू GC बॉन्ड। सो दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नियरली एवरी केसेस, जो हमारा 80 रिच रीजन है वही इन्वॉल्व होता है डीएनए का रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए। ओके, तो दीज आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू विजुअलाइज इन केस ऑफ ई कोलाई प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। नाउ कमिंग बैक टू आवर यूकैरियोट्स डिस्कशन, अगर मैं इसको यूकैरियोट्स के टर्म्स में डिफाइन करूं तो यूकैरियोट्स में अगर मैं यूकैरियोट्स के टर्म्स में डिफाइन करूं तो यूकैरियोट्स में जो हमने ऑर्गेनिज्म लिया था सर सेक्रोमाइसिस सर्वियसी। ओके, तो यहाँ पे जो है इस डीएनए सीक्वेंस जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे डीएनए हमेशा लीनियर कंडीशन में पाया जाता है, ओके, कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। तो इस केस में डीएनए अगर लूँ मैं, तो डीएनए सीक्वेंस जो है वो डिवाइड होता है 3A B C, ओके, 3 डिफरेंट कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। ए जो है बेसिकली आपका कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ओके, और बी में जो है यहाँ पे डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट प्रेजेंट होता है, और सी जो है बेसिकली स्टिमुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं इसमें। ओके, सो दीज आर दी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये B1 B जो है अगेन डिवाइडेड इनटू B1 B2 एंड B3। ओके, सो पर्टिकुलरली अगर मैं इसको डिवाइड करूं, दिस इज अ C डोमेन, दिस इज अ B1 B2 एंड B3, है ना, दिस इज C, एंड यहाँ पे बीच में इज A डोमेन। ओके, तो जो C डोमेन है इज पर्टिकुलरली अ कंजर्व डोमेन, ओके, सॉरी नॉट C डोमेन, दिस इज A डोमेन इज पर्टिकुलरली कंजर्व्ड डोमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं ARS, ACS। so there is a presence of ACS and it's a conserved domain, conserved बेसिकली इसमें 11 बेस पेयर के सीक्वेंस पाए जाते हैं जो कि कंजर्व्ड रहता है। तो अगर कंजर्व्ड मैं बोल रहा हूँ तो इट डज नॉट मीन कि सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स में इट विल बी रिमेन एज इट इज, मतलब एज इट इज मीन्स क्लोन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस की, अगर यहाँ पे 11 मॉलिक्यूल्स बेस पेयर जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, हाँ, बट मोर और लेस सिमिलर रहेंगे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड कंजर्व्ड। ओके, सो ये आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा अगर आपको यहाँ पे कुछ, अगर क्योंकि इन फर्दर स्टडी अगर आप डीएनए सीक्वेंस का कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कंजर्व्ड वर्ड का यूज़ होता है, अगर इसमें से मोर और लेस सिमिलर हो। अगर यहाँ पे अगर 11 बेस पेयर है तो उसमें से 10 बेस पेयर अगर सेम है तो भी चलेगा। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो सी सीक्वेंस है इसको बोलते हैं हम लोग स्टिमुलेटरी सीक्वेंस। स्टिमुलेटरी सीक्वेंस जो है वो हेल्प कराता है डीएनए रेप्लिकेशन के को स्टिमुलेट कराने में, एज ये नेम से डिस्क्राइब हो रहा है। नाउ ए एंड बी में जो है ए B1 डोमेन है, इसमें जो है ओरिजिन ORC, इसको हम लोग बोलते हैं ORC, ORC मीन्स ओरिजिन
रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, है ना। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स मिल के कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करता है इस सीक्वेंस को। कौन से सीक्वेंस को? ए एंड बी वन में जो सीक्वेंस रहते हैं उसको वो रिकॉग्नाइज करता है, और उसके बाद फिर जो हमारा डीएनए का मेल्टिंग स्टार्ट होता है, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ एटी बॉन्ड, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज बी टू डोमेन। तो ये याद रखिएगा कि ये डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है बी टू में। Okay, so these are some of the cases of DNA sequence in prokaryotes as well as eukaryotes that help in DNA replication. Okay, तो आपको ये समझ में आई हुई होंगी चीज़ें, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर सीक्वेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप आई गेस आंसर कर सकते हैं। नाउ इसको अगर हम थोड़ा सा और इमेजिन करें तो मेरे पास मैंने एक इसके इमेजेस रखे हैं, तो यू कैन सी इट क्लियरली, इट इज़। सो इस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो, है ना, यहाँ पे जो 5 येलो कलर जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ 9 मोर सीक्वेंस, एंड ये सीक्वेंस का ये देखो TTATNCANA, राइट। एन इज अ मतलब कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, बट ये वाला जो है वो सिमिलर रहेंगे, एन के जगह पे कोई और भी न्यूक्लियोटाइड आ सकता है। सो दिस इज अ कंजर्व सीक्वेंस, जहाँ पे बोल सकते हैं ये भी देखो वैसा ही है, 13 मोर सीक्वेंस, क्योंकि 13 सीक्वेंस से बने होता है, तो ये भी कंजर्व सीक्वेंस है। दिस इज अ 13 मर एंड दिस इज 9 मर्स, ये देखो 5 है, ये 3 है। तो ये रहा इकोलाई जीनोम। ओके, और ये जो और ये ओरिजिन ऑफ और आई सी जो दिख रहा है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से ही इनिशिएशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। ओके, नाउ इन दिस केस दैट इज यूकैरियोट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जैसे है ना डिफरेंट ओ बी एफ वन देख सकते हो, और ये डिफरेंट डोमेन जो हमने डिस्कस किया, ए बी वन बी टू बी थ्री एंड सी। ओके, so these are the sum of the sequence that is helps to initiate their application. Okay, I hope ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। Now coming back to our discussion, sorry, here it is. So तो ये आपको समझ में आ होंगी ये चीज़ें। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बताऊं कि ये जो ओवरऑल जो इसमें डीएनए के जो सीक्वेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये जो बेस पेयर है इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं, ये आप याद रखना इन अ केस ऑफ यूकैरियोट्स। लेकिन अगर मैं यही चीज़ प्रोकैरियोट्स में देखूं, तो जो इसमें सीक्वेंस इन्वॉल्व होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, टोटल इट अप्रोक्सीमेटली 250, है ना, 250 टू 45 बेस पेयर। तो जस्ट रिमेंबर कि ये एक डिफरेंस है दोनों में। नाउ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसके बीच का डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो आप इसे बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो अब आई गेस। अगर मैं इसको प्रोकैरियोट्स लिखूं और मैं इधर यूकैरियोट्स लिखूं, तो फर्स्ट इज यहाँ पे जो इन्वॉल्व था वो 9 मर सीक्वेंस, 9 मर सीक्वेंस कितने थे? 5, एंड 13 मर सीक्वेंस वो कितने थे? 3, राइट। यहाँ पे जो थे यूकैरियोट्स में आपको पता है ए बी वन बी टू बी थ्री एंड सी डोमेन इन्वॉल्व थे। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि 200 बेस पेयर टोटल इन्वॉल्व थे, यहाँ पे 245 अप्रॉक्सीमेटली बेस पेयर इन्वॉल्व थे। ओके, नाउ अभी ये सब तो चीज़ें को जानने के बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने होते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में? तो जो आप कंपेयर करिएगा, तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी कि और आई सी जो प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ एक ही होता है, सिंगल सिंगल और आई सी इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको बोलूँ यूकैरियोट्स में, तो यहाँ पे यूकैरियोट्स का जो केसेस है, वहाँ पे जो ओराइसी है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस ये बोलते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास होता है। ओके, 400 में नॉट एवरी ए आर एस इज पार्टिसिपेट इन
डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ, लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ में ये एक डिफरेंस है। नाउ अभी इसको क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनो रेप्लिकोनिक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही OIC जो है पूरे डीएनए मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट करता है, वेयर एज इस केस में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी रेप्लिकोनिक। क्यों? क्योंकि जो OIC है यहाँ पे बहुत सारे होते हैं और वो सारे मिल के जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कंप्लीट होता है उसकी वजह से। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा OIC के बारे में। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है डीएनए पॉलीमरेज। नाउ व्हाट इज ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीएनए पॉलीमरेज जो है इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन में, और रेप्लिकेशन में ये पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ होते हैं क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं तो DDNTP, नॉट DD, इट्स ओनली वन डी, तो ओनली वन डी मीन्स डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसके जो सबस्ट्रेट होते हैं DNTP होते हैं और उसका यूज़ करके वो पॉलीमराइजेशन करता है। नाउ नाउ द क्वेश्चन इज कितने तरह के डीएनए मरीज प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोट्स एंड इवन इन प्रोकैरियोट्स? क्या उन दोनों में कुछ सेम डीएनए मरीज होता है या अलग होता है? तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि सेल मशीनरी डिफरेंट होता है दोनों केस में, तो दोनों में अलग अलग तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो अगर मैं इसको क्लासीफाई करूं, डीएनए पॉलीमरेज जो है दो केसेस, दो कंडीशन में पाए जाते हैं। सबसे पहले ओवरऑल देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज किस तरह के की और ओवरऑल ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के पाए जाते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, एंड जो दूसरा होगा टेम्पलेट डिपेंडेंट। तो व्हाट डू मीन बाय टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंड टेम्पलेट डिपेंडेंट? इट मीन्स कि डीएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो दिस इज अ टेम्पलेट, राइट, और इसको रेप्लिकेट होने के लिए इसको टेम्पलेट चाहिए होता है, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज विल टेक ओवर दिस और फिर ये उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। ओके, तो ये हुआ आपका डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज का रोल। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज में जब टेम्पलेट का रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज अ टेम्पलेट डिपेंडेंट। सम केसेस जो कि कुछ एक एंजाइम्स होता है जहाँ पे भी पॉलीमराइजेशन होता है बट वहाँ पे टेम्पलेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, दैट इज उसके एग्जांपल्स हैं टेम्पलेट टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफेरेज। इसका बेसिकली जो यूज़ होता है, इस एंजाइम का यूज़ अगर आपको याद हो एंड रेप्लिकेशन, डीएनए के एंड रेप्लिकेशन में जब टेलोमरेज एंजाइम का यूज़ होता है तो वहाँ पे ये एंजाइम जो है वो रोल प्ले करता है और डीएनए के एंड को थोड़ा पॉलीमराइज करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी यूजिंग एनी टेम्पलेट। ओके, वेयर एज टेम्पलेट डिपेंडेंट में इस केस में दो कंडीशन हो सकता है। तो वो दो कंडीशन कौन है? एक कंडीशन होता है जहाँ पे आप एज ए टेम्पलेट डीएनए का यूज़ हो सकता है, और दूसरे केस में आरएनए का यूज़ हो सकता है ना? तो आरएनए के केस में जब आप देखोगे, जब जहाँ पे एक एग्जाम्पल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। So reverse transcriptase basically what they do, they use RNA and then with the help of RNA वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है डीएनए। दैट्स व्हाई इट्स अ, इसको completely अगर डिफाइन करें, इट्स अ RNA dependent DNA polymerase, right? So because template is RNA, now in this case DNA dependent DNA polymerase, इसको अगर हम प्रोकैरियोट्स के केस में ले लें तो बेसिकली एंड यूकैरियोट्स के केस में ले लें तो दोनों में डिफरेंसेस होता है। सो what are the different DNA polymerase? So there are the DNA polymerase DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, DNA polymerase 3,
DNA polymerase 4 and DNA polymerase 5. So there are 5 types of DNA polymerase that present in prokaryotes, whereas in eukaryotes again it further classified into organelle DNA dependent DNA polymerase, right? Whereas in cellular or nuclear, right? Not cellular, it would be correct to say nuclear. तो न्यूक्लियर डिवाइड होता है तो उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो, और ऑर्गेनेली में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं क्योंकि उसमें भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको भी डिवाइड होना होता है, तो उसमें भी अलग तरह के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कौन सा डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है? इसमें जो प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ओके, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ऑर्गेनेली में, इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डीएनए गामा पॉलीमरेज, डीएनए गामा पॉलीमरेज। और जो क्लोरोप्लास्ट में होता है वहाँ पे 1A polymerase 2A and 2B. So these are the classification of DNA polymerase एज ओवरऑल, है ना। अगर पूरे स्पीसीज में देखें तो इस तरीके के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जो कि कुछ डीएनए पॉलीमरेज जो हैं वो डीएनए डिपेंडेंट होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, और डीएनए डिपेंडेंट में भी कुछ जो टेम्पलेट जो यूज़ होता है डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट, सॉरी, तो उसमें से आरएनए एज ए टेम्पलेट यूज़ होता है, किसी केस में डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज़ होता है। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट यू नीड टू मेमोराइज। तो आज के क्लास में जो हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा हमने? एक पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन का रिक्वायरमेंट क्यों है, फिर हमने पढ़ा मेसलसन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट, है ना। फिर हमने पढ़ा कि सीक्वेंस जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, ये पढ़ा, है ना। फिर हमने पढ़ा कि कितने तरह के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट हैं इन ओवरऑल स्पीसीज में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज के बीच में डिफरेंस क्या है, जो ओवरऑल डीएनए पॉलीमरेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए पॉलीमरेज, और फिर हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और आई होप आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिला हो, एक अंडरस्टैंडिंग मिला हो, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिला हो कंपेयर टू अदर्स लेक्चर। सो अगर आपको लगता है कि आपको इससे वैल्यू ऐड हुआ हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।